हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार रेडियो उड़ान पर, जहां पर हम सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स विशेष रूप से डेडिकेटेड है डिसेबिलिटी जगत से आने वाली खबरों के लिए, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हम कवर करते हैं जस्टिस कनेक्ट नामक एक सेक्शन, जिसमें हम सुनते हैं कोर्ट की तरफ से आने वाले 3 लेटेस्ट ऐसे जजमेंट्स के बारे में जो कि सीधा असर डालती है विकलांगता जगत पर। साथ ही साथ प्रोग्राम के अंत में हम सुनते हैं DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि इस हफ्ते डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने कौन सी अपडेट्स, कौन सी ऐसी पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा की हैं जिनका सीधा फायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, इससे जुड़ी जानकारी, इसमें आने वाली न्यूज, इसके बारे में आप क्या फील करते हैं हमें जरूर लिख भेजिए। आप YouTube के कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करने का। आइए हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। सुनेंगे ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यानी AICB के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। IFFI स्थलों पर दिव्यांगजनों को आरक्षित पार्किंग से किया गया वंचित, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। चेन्नई म्यूजियम कैफे बंद होने पर उठा विवाद, एक्टिविस्ट बोले ये स्पेस ग्रैबिंग है। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, नेपाल को हराकर जीता ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। कर्नाटक सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बनाया नया कानून मसौदा। यंग स्कॉलर्स एजुकेशनल ट्रस्ट यानी YSE ट्रस्ट लेकर आया है एक विशेष अवसर। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल NCPDP ने सरकार से किया आग्रह, दिव्यांगजनों को भी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया जाए शामिल। सुनेंगे NFB का जॉब अलर्ट। एक कार्यक्रम ने बॉम्बे जयश्री को फिर से खड़ा होना, चलना और गाना सिखाया। CM योगी का दिल छू लेने वाला वीडियो, दिव्यांग खुशी गुप्ता से मिले कानपुर में। मुंबई मेट्रो 3 में दिव्यांगजनों को मिलेगी 25% किराया छूट, रविवार से होगा नियम लागू। दिव्यांग बच्चों की पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाएगा आयकर विभाग। भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, समय रैना केस पर सुनेंगे अगली अपडेट। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, गोवा से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के दौरान दिव्यांग जनों को उनके लिए आरक्षित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कई दिव्यांगजनों ने शिकायत की है कि फेस्टिवल स्थलों पर उनके लिए निर्धारित पार्किंग स्थानों पर अन्य वाहनों को खड़ा कर दिया गया था। इससे उन्हें न केवल असुविधा हुई है बल्कि सुलभता के अधिकार का उल्लंघन भी किया गया है। इस मामले को लेकर गोवा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आयोजकों से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि दिव्यांग जनों के लिए बनाए गए प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सामाजिक संगठनों ने इसे दिव्यांग अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। उनका कहना है कि IFFI जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अगर दिव्यांगजनों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो ये समावेशिता और समानता के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करता है। राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही भविष्य में ऐसे आयोजनों में सुलभता और दिव्यांगजनों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि समावेशी समाज बनाने के लिए केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें जमीनी स्तर पर पालन करना भी जरूरी है। दोस्तों, खबर सुनते हैं चेन्नई से। चेन्नई के गवर्नमेंट म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में स्थित म्यूजियम कैफे को हाल ही में बंद कर दिया गया है। ये कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं था, बल्कि कलाकारों, छात्रों और आम नागरिकों के लिए एक सांस्कृतिक और सामुदायिक केंद्र बन चुका था। कैफे की बंदी के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और एक्टिविस्टों ने आरोप लगाया कि ये कदम स्पेस ग्रैबिंग यानी कि सार्वजनिक जगहों को निजी या व्यावसायिक हितों के लिए कब्जा करने की कोशिश का हिस्सा है। उनका कहना है कि ये कैफे एक सुलभ, समावेशी और किफायती स्थान था, जहां पर लोग विचार विमर्श, प्रदर्शन और सांस्कृतिक गतिविधियां कर सकते थे। एक्टिविस्टों ने तमिलनाडु सरकार से अपील की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और कैफे को फिर से सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला जाए। उनका सुझाव है कि इसे गैर लाभकारी सांस्कृतिक पहल के रूप में चलाया जा सकता है, ताकि ये जगह अपनी पहचान बनाए रखे। सरकार की ओर से अभी तक कोई भी विस्तृत स्पष्टीकरण तो नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये प्रशासनिक निर्णय था। वहीं एक्टिविस्टों का मानना है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि क्या ये बंदी पुनर्विकास या निजीकरण की योजनाओं से जुड़ी है। दोस्तों, विवाद एक बड़े सवाल को सामने ला रहा है कि क्या सार्वजनिक सांस्कृतिक स्थानों को समुदायों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए या उन्हें व्यावसायिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेस ग्रैबिंग एक नया मुद्दा बनता जा रहा है। दोस्तों, खबर सुनते हैं खेल जगत से। पहली बार विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय टीम विजेता बनी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी TC दीपिका ने की है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम कर लिया। 23 नवंबर रविवार को कोलंबो के KP सरवनमुट्टू स्टेडियम में आयोजित फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हरा दिया। खिताबी मुकाबले में नेपाल ने भारत को जीत के लिए 115 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 12.1 ओवर में हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय महिलाओं ने 1 महीने के अंतराल में 2 बड़े कमाल किए हैं। पहले तो महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने का इतिहास रचा और अब ब्लाइंड महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। लेकिन इन दोनों की फीस का अंतर आपको हैरान कर सकता है। महज 25 दिनों के अंदर ही भारतीय महिलाओं की ये क्रिकेट पिच पर दूसरी बड़ी ऐतिहासिक सफलता रही। इससे पहले 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी पहली बार वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का इतिहास रचा था। दोनों ही टीम्स वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं, लेकिन आप दोनों को मिलने वाले पैसे का अंतर जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक तरफ वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला टीम को करीब 90 करोड़ रुपए की रकम ICC और BCCI से इनाम के तौर पर मिली थी, वहीं ब्लाइंड टीम के प्लेयर्स को महज 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। ये इनाम भी उन्हें ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन से नहीं, बल्कि एक निजी संस्था की तरफ से दिया जा रहा है। महज इनाम की बात ही नहीं है, यदि आप मैच की फीस को भी देखेंगे तो भी दोनों टीमों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलने वाली मैच फीस के मुकाबले भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेटर्स की मैच को मिलने वाली फीस महज सिक्कों के खनक जैसी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की प्लेयर्स को हर मैच खेलने के लिए मैच फीस के तौर पर महज 3,000 रुपए की रकम मिलती है। इसे मौजूदा महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा ऐसा कहा जा सकता है। दरअसल भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम का संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI नहीं करता है। इसका संचालन एक निजी ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया यानी CABI करती है, जो टीम की मैच फीस, किट,
ट्रेनिंग कैंप से लेकर विदेश दौरों तक का पूरा खर्चा जुटाने के लिए उद्योगपतियों से दान लेती है। इसके अलावा थोड़ी रकम टीम को स्पॉन्सर कराकर जुटाई जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट भी पहले अलग से रजिस्टर्ड सोसाइटी के दायरे में चलती थी, जिसे बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसके चलते भारतीय महिला क्रिकेटर्स को भी महज 1-2 हजार रुपए मैच फीस मिलती थी। तब महिला टीम को देश के अंदर होने वाले मैचेस में ट्रेन से सफर करना पड़ता था और होटल्स की डॉर्मेट्री में ठहरना पड़ता था। करीब 1 दशक पहले बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट संघ को मान्यता देते हुए अपने साथ मर्ज कर लिया था। इसके बाद ही महिला टीम इंडिया की स्थिति सुधरी और आज वे करोड़ों रुपयों में खेल रही हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं कर्नाटक सरकार से, जहां पर दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एक नया कानून मसौदा तैयार किया गया है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समान अवसर देना और उनके अधिकारों को कानूनी रूप से मजबूत करना है। कर्नाटक सरकार ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण लागू करने के लिए एक नया विधेयक मसौदा तैयार किया है। यह कदम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को राज्य स्तर पर मजबूती से लागू करने की दिशा में है। प्रस्तावित कानून में दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में कोटा सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि दिव्यांगजनों को समान अवसर मिल पाए और शिक्षा व रोजगार में वे पीछे न रह जाएं। मसौदे में ये भी प्रावधान है कि सुलभता को अनिवार्य बनाया जाए, यानी कि स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों में दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सरकार ने कहा कि ये कानून दिव्यांगजनों के लिए समानता और समावेशिता की दिशा में एक ठोस कदम होगा। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि ये कदम दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने में मदद करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोर दिया कि कानून का मसौदा बनाने के बाद उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती होता है। मसौदा अब भी विचाराधीन है और इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। अगर पारित होता है तो ये कर्नाटक को उन राज्यों की सूची में शामिल कर देगा जहां पर दिव्यांगजनों के लिए कानूनी रूप से आरक्षण और अधिकारों की गारंटी दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यानी AICB के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में बाद में अपनी दृष्टि खो दी है, यानी कि लेट ब्लाइंड्स। 3 महीने का ये स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग आपको सिखाता है दैनिक जीवन और व्यक्तिगत देखभाल के कौशल, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और घर के प्रबंधन व स्वतंत्र जीवन जीने की कला। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है दृष्टिहीन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें नई दिशा देना। अधिक जानकारी के लिए और नामांकन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9810684208 पर। याद रहे 9810684208 पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं aicbdelhi@yahoo.com पर। याद रहे aicbdelhi@yahoo.com। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये अवसर सिर्फ प्रशिक्षण नहीं बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार
जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे। क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दोस्तों अब बारी है एनएफबी का जॉब अलर्ट सुनने की। तो अब आने वाली इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नोट कर लीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS ने अपनी हालिया भर्ती प्रक्रिया में 14,967 शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की घोषणा की है। इनमें 231 पद विशेष रूप से दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। अधिक जानकारी हेतु आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट को नोट कर लीजिए cbsc.gov.in। याद रहे cbsc.gov.in। दोस्तों बात करते हैं यंग स्कॉलर्स एजुकेशनल ट्रस्ट यानी कि YSE ट्रस्ट की। 25 साल से अधिक समय से ये संस्था दिव्यांग और वंचित छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। अब कमला नगर दिल्ली में शुरू हो रहा है फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, खासतौर पर दृष्टिहीन छात्रों के लिए। प्रोग्राम की खास बातें हैं, इसकी अवधि 4 महीने की है। मोड ऑफलाइन नॉन रेसिडेंशियल है। क्लासेस हफ्ते में 4 दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को होंगी। शुल्क बिल्कुल फ्री, सिर्फ 200 रुपए एक बार का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा। ट्रेनिंग में शामिल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, स्क्रीन रीडर प्रोफिशिएंसी NVDA और JAWS, AI टूल्स फॉर ऑफिस प्रोडक्टिविटी, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश स्पीकिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9810818981 पर। याद रहे 9810818981 पर। यंग स्कॉलर्स एजुकेशनल ट्रस्ट, फर्स्ट फ्लोर कम्युनिटी सेंटर 86 UB नियर जवाहर नगर, मान्यवर शोरूम वाली गली, दिल्ली 110007। वेबसाइट है youngscholarscomputercenter.com। याद रहे youngscholarcomputercenter.com। ये प्रशिक्षण आपके आत्मविश्वास और रोजगार की दिशा में नया कदम है। इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPDP ने सरकार से आग्रह किया है कि दिव्यांगजनों को भी आयुष्मान भारत यानी PMJ स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शामिल किया जाए। संगठन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 80% दिव्यांगजनों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, जिससे करीब 16 करोड़ लोग असमानता का सामना कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में NCPDP ने अपनी व्हाइट पेपर रिपोर्ट जारी की है। इसमें खुलासा किया है कि भारत में दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य बीमा योजना से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया है। लगभग 80% दिव्यांगजन किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांगजनों को बीमा कंपनियां अक्सर कवरेज देने से मना कर देती हैं या अत्यधिक प्रीमियम वसूल करती हैं। सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना को 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित किया है, लेकिन दिव्यांगजन अब भी इससे बाहर ही हैं। NCPDP के कार्यकारी निदेशक अरमान अली जी ने कहा है कि दिव्यांगजनों को भी इस योजना में शामिल करना जरूरी है ताकि उन्हें सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। रिपोर्ट में अन्य सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत योजना में तुरंत शामिल करना, बीमा कंपनियों द्वारा की जाने वाली भेदभावपूर्ण नीतियों को खत्म करना, स्वास्थ्य बीमा वेबसाइट्स और प्रक्रियाओं को सुलभ माने एक्सेसिबल बनाना, दिव्यांगजनों के परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए विशेष प्रावधान करना। ये पहल दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा लाएगी, उन्हें समाज में समान अधिकार और अवसर भी दिलाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य बीमा से बाहर रखना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायिका बॉम्बे जयश्री ने गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के बाद अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की है। हाल ही में एक विशेष पुनर्वास कार्यक्रम ने उन्हें फिर से खड़े होना, चलना और गाना सिखाया है
और ये सब वर्चुअल माध्यम से संभव हो पाया। रिपोर्ट के अनुसार जयश्री को कुछ समय पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद उनकी शारीरिक क्षमताएं प्रभावित हो गई। लेकिन विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम ने उन्हें फिजिकल थेरेपी, वॉइस ट्रेनिंग और डिजिटल रिहैब सेंसेशन के जरिए धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाया है। उन्हें सिखाया गया शरीर का संतुलन, खड़े होने की कला, चलने की बुनियादी तकनीकें, सांस व स्वर पर नियंत्रण और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर संगीत का अभ्यास। जयश्री ने खुद स्वीकार किया कि ये यात्रा बेहद कठिन थी, लेकिन इस कार्यक्रम ने उन्हें आत्मविश्वास और उम्मीद दे दी है। आज फिर से वे अपनी संगीत को जी रही हैं और श्रोताओं को प्रेरित कर रही हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि संगीत और पुनर्वास मिलकर शरीर और आत्मा को नया जीवन दे सकते हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं कानपुर की एक श्रवण वाक दिव्यांग बच्ची खुशी गुप्ता की, जो हाल ही में मिली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। अपनी बनाई पेंटिंग सौंपने के लिए लखनऊ की खुशी की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री ने उसकी पढ़ाई, इलाज, मोबाइल, टैबलेट और परिवार के आवास की व्यवस्था का आश्वासन दिया। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को नई उम्मीद मिली और बच्ची के सपनों को उड़ान मिली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की श्रवण वाक दिव्यांग खुशी गुप्ता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष सहयोग मिला। अपनी बनाई पेंटिंग सौंपने के लिए जब वे लखनऊ पहुंची तो मुख्यमंत्री ने उन्हें मूक बधिर विद्यालय में पढ़ाई के अवसर के साथ मोबाइल और टैबलेट उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। इसके अलावा सरकार ने उनके कानों के उपचार का खर्च और परिवार के लिए आवास की व्यवस्था करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री की इस पहल से खुशी और उसके परिवार को नई उम्मीद मिली है। दोस्तों, मुंबई से एक राहत भरी खबर सामने आई है। मेट्रो मुंबई लाइन 3 पर अब दिव्यांगजनों को यात्रा किराए में 25% की छूट मिल पाएगी। ये सुविधा इस रविवार से लागू होने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो प्रशासन ने ये कदम सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। दिव्यांगजनों को अब मेट्रो यात्रा के दौरान किफायती दरों पर टिकट्स उपलब्ध होंगे। ये छूट सभी दिव्यांग यात्रियों पर लागू होगी, चाहे वे दैनिक यात्रा कर रहे हों या कभी कभार। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल दिव्यांगजनों को न केवल आर्थिक राहत देगी, बल्कि उन्हें सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ये कदम दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। मुंबई मेट्रो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में दिव्यांगजनों के लिए सुलभता और सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। दोस्तों, खबर सुनते हैं आयकर विभाग से। जी हां, आयकर विभाग ने दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का नवाचार किया है। प्रदेश के ऐसे 53 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों की पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट की भोपाल में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट की बिक्री भी की जाएगी। दोस्तों, टैक्स वसूली कर देश के खजाने को भरने वाले आयकर विभाग ने नवाचार करते हुए पहली बार दिव्यांग बच्चों के सपनों में रंग भरने की मुहिम शुरू की है। इन चमकते सितारों के सपनों की उड़ान को पंख देने और वेलफेयर की खातिर मध्य प्रदेश सहित देश के 10 राज्यों में आयकर ने ये पहल की है। भोपाल स्थित आयकर विभाग ने नए भवन में 15-16 साल की उम्र तक के 53 बच्चों को चयनित किया है। उनकी प्रतिभा को परखा गया है और उनके द्वारा बनाई पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी की बिक्री भी की जाएगी। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिव्यांग बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर भविष्य की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत विभाग ने ये नवाचार राष्ट्रीय स्तर पर 10 राज्यों में करने का संकल्प लिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता एवं DEPWD विभाग के समन्वयक में
अन्य महकमों ने दिव्यांग बच्चों के कल्याण और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने का बीड़ा उठाया है। दोस्तों, समय रैना केस पर हाल ही में एक और अपडेट सामने आई है। भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए समय रैना को दिव्यांगों के लिए फंड्स जुटाने के निर्देश दिए हैं। समय रैना सहित अन्य पर विकलांगों का मजाक उड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वे महीने में 2 बार दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम आयोजित करें और जागरूकता बढ़ाएं। चर्चित यूट्यूबर सेलिब्रिटी समय रैना और अन्य साथियों पर विकलांगों का मजाक उड़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर अदालत ने समय रैना समेत 5 लोगों को कुछ निर्देश दिए हैं। बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान पेरेंट्स पर मजाक उड़ाकर समय रैना बुरे फंसे थे। इस मामले के बीच एक एनजीओ ने समय रैना व अन्य पर नेत्रहीनों पर टिप्पणी करने का मामला उठाया था। इस यूट्यूबर ने स्टैंड अप करते हुए विकलांगों का मजाक उड़ाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि समय रैना इस मामले में पहले ही माफी तो मांग चुके हैं, लेकिन इस केस में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इन हस्तियों को निर्देश क्या दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 हास्य कलाकारों व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को निर्देश देते हुए कहा है कि महीने में 2 बार दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना होगा, जिसका उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद लोगों का सम्मान बढ़ाना और जागरूकता फैलाना होगा। दोस्तों, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर सुनवाई हुई, जहां पर कोर्ट ने साफ कहा कि अपने मंच का उपयोग सम्मान को बढ़ावा देने, जागरूकता बढ़ाने और चिकित्सा देखभाल के लिए फंड्स जुटाने के लिए करें। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि मामले की अगली सुनवाई से पहले ऐसे कुछ यादगार इवेंट्स होंगे जहां पर समय अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे, सजा को बोझ नहीं मानेंगे। आप सभी समाज में अच्छी जगह वाले लोग हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पर दिव्यांगों का मजाक बनाने वालों के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत को भी दोहराया। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने एसजी तुषार मेहता से कहा, सरकार एक बहुत सख्त कानून के बारे में क्यों नहीं सोचती जो SC या ST एक्ट की तरह हो, जिसमें दिव्यांग लोगों को नीचा दिखाने पर सख्त सजा का प्रावधान हो। दोस्तों, आपको बता दें कि याचिका में समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदी का नाम शामिल था। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर पहले भी सुनवाई हुई है। हमने इसके बारे में लगातार आपको अपडेट्स कम्युनिटी कलर्स के माध्यम से दिए हैं और इससे पहले कोर्ट ने इन सभी लोगों को फटकार लगाते हुए अपने अपने YouTube चैनल्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी पोस्ट करने को भी कहा था। इस हफ्ते हम डिस्कस करेंगे 3 नए जजमेंट्स जो आए हैं पिछले हफ्ते में डिसेबिलिटी राइट्स पे। 2 जजमेंट्स इनमें से दिल्ली हाई कोर्ट की है और एक जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट की है। सबसे पहले वाले जो जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट की है, रमन खंडेलवाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये एक MBBS से रिलेटेड केस है जिसमें 2 कैंडिडेट्स थे, रमन खंडेलवाल और वैष्णवी अग्रवाल, जिनको 450 मार्क्स एंड 500 मार्क्स रिस्पेक्टिवली मिले थे नीट UG में और वो MBBS के लिए क्वालिफाई कर गए थे। उसके बावजूद उनको डिस्क्वालीफाई करा दिया गया जब सेल्फ सर्टिफाई करने वाली बात आई। जो NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक एफिडेविट देना होता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो डिस्पाइट योर डिसेबिलिटी, और उस चीज़ को मेडिकल बोर्ड वेरीफाई करता है। तो इस केस में जब मेडिकल बोर्ड ने वेरीफाई किया और इन दोनों को अपर लिम्ब लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, तो बोर्ड ने ये पाया कि ये नहीं कर पाएंगे जो फंक्शंस बोर्ड को लगा कि मेडिसिन करने के लिए इसेंशियल हैं। और फिर ये लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने फिर से बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया और उसने भी सेम कंक्लूजन रीच किया और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने फिर पिटीशन डिसमिस कर दिया ये बोलते हुए कि ये जो नए गाइडलाइंस आए हैं ये ओम राठौर की जजमेंट के हिसाब से आए हैं एंड फॉर दैट रीज़न इसमें कोई फाइंडिंग में कुछ गलत नहीं है कि ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ये जजमेंट इसलिए
सही नहीं है, बिकॉज ओम राठौड़ या जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जैसे कि अनमोल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये कहा गया है कि ना कि इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि अगले के हाथ इंटैक्ट हैं या पैर इंटैक्ट है, तो जो फंक्शंस उसको परफॉर्म करने हैं वो कर पाएगा या नहीं। बट एनएमसी ने अपने गाइडलाइंस में फोकस एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज पे ही किया है कि आप खड़े हो सकते हो क्या, आप अपने हाथ चला सकते हो क्या, तो इसलिए गाइडलाइंस जो जजमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अभी कोई चैलेंज करेगा क्या इस जजमेंट को राजस्थान हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना रहेगा। दूसरा एक जजमेंट है रविंदर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये इस बारे में है कि जो डेफ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में कोई भी प्राइजेस नहीं मिलने के लिए वो एलिजिबल थे, जबकि बाकी के पैरा स्पोर्ट्स एथलीट्स एलिजिबल थे, चाहे फिर वो खेल रत्ना हो या कोई भी और इस तरीके का अवार्ड हो, ध्यानचंद खेल रत्ना अवार्ड। तो इस चीज़ को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि अगर आप बाकी डिसेबिलिटीज वालों को अलाउ कर रहे हो तो कोई वैलिड बेसिस नहीं है जिस पे आप हियरिंग इम्पेयर्ड या डेफ लोगों को डिस्क्वालीफाई करोगे। तो और उन्होंने कहा कि इसको रिवर्क करके फिर से आओ। और जो तीसरा जजमेंट है वो है कविता कारबांडा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ये जजमेंट इस बारे में है कि एक गार्डियन के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो कविता कारबांडा जी के हस्बैंड थे मिस्टर कारबांडा, जिनको 90% फिजिकल डिसेबिलिटी थी, उसके बावजूद उनके लिए कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं किया गया। उन्होंने ये चीज़ के लिए, वो लेडी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई ताकि गार्डियन अपॉइंट होए, बट उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं उस एप्लीकेशन का, और इनके जो हस्बैंड के एसेट्स थे उसका उस टाइम पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो इस वजह से इन्होंने फिर एक रिट पिटिशन फाइल किया, ये बोलते हुए कि मेरे हस्बैंड के जो भी एसेट्स हैं या लिटिगेशन है इसमें मुझे रिप्रेजेंट करने दिया जाए, और इनके बच्चों को भी इस चीज़ पे कोई रजामंदी नहीं थी और कोई इनके सर्वाइविंग एज नहीं थे मिस्टर कारबांडा के। तो हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बिठाया जिसने भी पाया कि वो एक्चुअल में उनको डिसेबिलिटी है 90% और वो नहीं खुद से काम कर पाएंगे, अपने डिसीजंस ले पाएंगे। And on this basis, the High Court then appointed the petitioner as the guardian of Mr. Karbanda. तो ये judgments थे इस हफ्ते के। Please do listen to the Justice Connect section every week and call us on Thursday between 5:30 to 6:30 p.m. in case you need any information on legal issues. 9892622230, 9892622230 and 9890281068, 9890281068। ये हमारे नंबर्स हैं। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, इस प्रोग्राम में अब तक हमने सुनी देश और दुनिया से आ रही ताजा तरीन खबरें जो सीधा ताल्लुक रखती हैं डिसेबिलिटी जगत से, और साथ ही साथ हमने सुना आज का जस्टिस कनेक्ट सेक्शन भी। तो अब प्रोग्राम में बारी आ चुकी है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन सुनने की। तो आइए आज के इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से कौन सी सोशल मीडिया अपडेट्स इस हफ्ते हमारे सामने सोशल मीडिया पर साझा की गई। अपने एक पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, प्रारंभिक बचपन 0 से 6 वर्ष तक मस्तिष्क विकास का सबसे संवेदनशील और निर्णायक समय होता है। ये वही उम्र है जब सही दिशा और सही हस्तक्षेप बच्चे के पूरे जीवन, उसके स्वास्थ्य, सीखने और सामाजिक जुड़ाव और भविष्य की आर्थिक क्षमता की मजबूत नींव रखता है। समय पर और गुणवत्तापूर्ण किए गए प्रारंभिक जांच न केवल दिव्यांगता से प्रभावित या विकास में देरी वाले बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं और बल्कि उनके परिवारों को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य है बच्चों में जरूरी कौशल विकसित करना, उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना और उन्हें परिवार व समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बनाना। #सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत।
दोस्तों, इस पोस्ट के साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं CDEIC क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर 9 राष्ट्रीय संस्थानों और 28 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में सिंगल विंडो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर EIC दिव्यांगताओं की जांच और पहचान कर उनसे संबंधित चिकित्सीय और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का प्रावधान करना। बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें बड़े ही गर्व से डिपार्टमेंट लिखते हैं टोक्यो में भारत को ऐतिहासिक सफलता मिली है उसके बारे में। डिपार्टमेंट लिखते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स इवेंट में सुश्री अनुया प्रसाद ने 241.1 के शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुश्री प्रांजलि प्रशांत धुमल ने 236.8 के शानदार स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीतकर इस उपलब्धि को और बेहतर बना दिया, जिससे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत ने शानदार डबल पोडियम फिनिश किया है। ये शानदार परफॉर्मेंसेस हमारे एथलीट्स के डेडिकेशन, स्किल और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को दिखाती हैं। भारत को इस बड़ी उपलब्धि पर गर्व है। #डेफोलिम्पिक्स 2025 #टीम इंडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े ही गर्व के साथ इस पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट ने प्रांजलि प्रशांत धुमल और अनुया प्रसाद इन दोनों की ही एक तस्वीर साझा की है, जिसमें ये दोनों ही अपने अपने मेडल्स दिखाती हुई मुस्कुराती हुई नजर आती है। दोस्तों, ये तस्वीर एक डार्ट के रूप में बनाई गई है, जिसमें मध्य में इन दोनों की साथ में खड़ी मेडल्स दिखाती हुई पोज नजर आती है और इस तस्वीर के इर्द गिर्द अन्य गोल आकार नजर आते हैं, जिन पर डिपार्टमेंट लिखते हैं कंग्रेचुलेशंस एयर पिस्टल विमेन डेफोलिम्पिक्स 2025 टोक्यो। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं तकनीक आज जीवन के हर क्षेत्र में सुगम्यता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। कई आधुनिक डिवाइसेस जैसे कि स्क्रीन रीडर्स, ब्रेल डिस्प्ले, हियरिंग एड्स, वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और AAC डिवाइसेस आदि हैं, जो दिव्यांगता के क्षेत्र में और दिव्यांगजनों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं। ये तकनीकें न केवल दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन को आसान बना रही हैं, बल्कि उनको आत्मनिर्भर, सशक्त और समर्थ बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से अधिकतम जानकारी शेयर करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं दिव्यांग जनों के लिए आवश्यक सहायक तकनीकें, स्क्रीन रीडर्स, डिजिटल टेक्स्ट को तेज आवाज में पढ़ने वाली तकनीक, जो दृष्टिबाधित और निम्न दृष्टि वाले दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी है, ब्रेल डिस्प्ले, डिजिटल टेक्स्ट को टैक्टाइल रीडिंग के लिए ब्रेल में परिवर्तित करने वाला उपकरण, जिससे कि स्पर्श के माध्यम से पढ़ना संभव होता है, हियरिंग एड्स, श्रवण बाधित या निम्न श्रवण क्षमता वाले दिव्यांगजनों के लिए ध्वनि को बेहतर और स्पष्ट बनाने वाला उपकरण है, सुगम्य एप्स, बड़े अक्षरों, स्पीच टू टेक्स्ट और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं हेतु नेविगेशन जैसी सुविधाओं वाले एप्स, ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC डिवाइसेस। दिव्यांगजन जिन्हें बोलने में दिक्कत होती है, उन्हें चित्रों, प्रतीकों और कृत्रिम आवाज के माध्यम से संवाद करने में सहायता करते हैं। मोबिलिटी एड्स, गतिशीलता प्रदान करने वाले सहायक उपकरण, पावर्ड व्हील चेयर सहित विभिन्न प्रकार के व्हील चेयर, दिव्यांगजनों के लिए डिजाइन स्पेशल स्कूटर आदि इसमें शामिल है, जो गतिशीलता में सहायता प्रदान करते हैं। वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, दिव्यांगजन जिनके हाथ में गतिशीलता कम होती है, उन्हें आवाज के माध्यम से डिवाइस नियंत्रित करने और टाइप करने की सुविधा देता है। सुगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी पर अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं सुगम्यता या एक्सेसिबिलिटी कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अधिकार है। समावेशी डिजाइन, दिव्यांगजन अनुकूल वातावरण, सुगम सुविधाएं और सेवाएं, ये सभी मिलकर एक समान और सम्मानजनक समाज का निर्माण करते हैं।
रुकावटों की रोकथाम और सुगम्यता सुनिश्चित करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। अपनी अगली पोस्ट में बड़े ही गर्व के साथ डिपार्टमेंट लिखते हैं, भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है। एक पक्के ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से नेपाल पर 7 विकेट से जीत मिली है। हमारी महिला एथलीटों की ताकत और जोश का जश्न मनाने का ये गर्व का पल है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैसेज के साथ साथ डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही सुंदर ग्राफिक, एक तस्वीर साझा की है जिसमें कि विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम नजर आती है, जिनके हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। नीचे लिखा गया है, कंग्रेचुलेशंस इंडिया क्राउन्ड चैंपियंस इन फर्स्ट ब्लाइंड विमेन्स T20 WC। इसके साथ साथ अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, टोक्यो में आयोजित #डेफलिम्पिक्स 2025 में फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत के सुमित दहिया ने स्वर्ण पदक अर्जित कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। #कुश्ती में सुमित द्वारा स्थापित ये नया मानदंड न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भारत की खेल उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। इसी के साथ सुमित दहिया का एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ साझा करते हुए, जहां पर वे तिरंगे को अपने दोनों हाथों से फहराए हुए नजर आते हैं, स्माइल करते हुए, जहां पर इन्होंने मेडल भी अपने गले में पहना है। इस तस्वीर के साथ डिपार्टमेंट लिखते हैं, डेफलिम्पिक्स 2025 कंग्रेचुलेशंस सुमित दहिया गोल्ड मेडलिस्ट, रेसलिंग फ्री स्टाइल 97 kg। संविधान दिवस पर पोस्ट करते हुए डिपार्टमेंट ने लिखा है कि संविधान दिवस पर हम उन मूल्यों का जश्न मनाते हैं जो हमारे देश को रास्ता दिखाते हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। दिव्यांग लोगों के लिए ये बराबरी तभी असली बनती है जब उनकी खास जरूरतों को समझा जाए, उनका साथ दिया जाए। इसी सोच के साथ दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट 2016 को बनाया गया था। ये शिक्षा, रोजगार, आसानी, सुरक्षा और सम्मान तक पहुंच पक्का करते हैं। संविधान दिशा दिखाता है, RPWD एक्ट आगे का रास्ता दिखाता है। ये सब मिलकर एक सबको साथ लेकर चलने वाला और मजबूत भारत बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, भारत का 76वां संविधान दिवस डिपार्टमेंट ने भी खूब जोश से मनाया और इसके अवसर पर DPWD की सचिव श्रीमती V विद्यावती ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता, अखंडता तथा संप्रभुता की शपथ दिलाई। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान, समानता और स्वतंत्रता से जीवन यापन करने का अधिकार देता है। आइए हम अपने कार्यों व कर्तव्यों के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को और अधिक मजबूत करें तथा एक समावेशी और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर रहें। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की, जिसमें मान्यवरगण संविधान से जुड़ी एक कॉपी हाथ में लेकर नजर आते हैं। इसमें भारत के संविधान का मुखपृष्ठ भी इस ग्राफिक में साझा किया गया है। मिट्टी कैफे से जुड़ी एक पोस्ट के बारे में लिखते हुए डिपार्टमेंट साझा करते हैं कि दिव्यांगजन द्वारा संचालित मिट्टी कैफे में देश के हर वर्ग, समुदाय और जाति से जुड़े साथी मुस्कुराहट और स्नेह के साथ न केवल आगंतुकों को भोजन परोसते हैं, बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना एकता, अखंडता और संप्रभुता को जीवंत रखते हुए एक प्रेरणादायी उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। 76वें संविधान दिवस के अवसर पर हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि हम मिलकर एक संवेदनशील, समानता आधारित और समावेशी भारत का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, हर व्यक्ति सशक्त हो और किसी को भी अवसरों से वंचित न रहना पड़े। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। इस सेक्शन के तहत आपको जो जानकारी मिली है, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई और इसे आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस जानकारी का सीधा लाभ उठा सके।
तो दोस्तों इजाजत दीजिए, आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स यही तक। जाते जाते सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। सुनेंगे ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यानी AICB के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। IFFI स्थलों पर दिव्यांगजनों को आरक्षित पार्किंग से किया गया वंचित, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। चेन्नई म्यूजियम कैफे बंद होने पर उठा विवाद, एक्टिविस्ट बोले ये स्पेस ग्रैबिंग है। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, नेपाल को हराकर जीता ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। कर्नाटक सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बनाया नया कानून मसौदा। यंग स्कॉलर्स एजुकेशनल ट्रस्ट यानी YSE ट्रस्ट लेकर आया है एक विशेष अवसर। नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल NCPDP ने सरकार से किया आग्रह, दिव्यांगजनों को भी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया जाए शामिल। सुनेंगे NFB का जॉब अलर्ट। एक कार्यक्रम ने बॉम्बे जयश्री को फिर से खड़ा होना, चलना और गाना सिखाया। CM योगी का दिल छू लेने वाला वीडियो, दिव्यांग खुशी गुप्ता से मिले कानपुर में। मुंबई मेट्रो 3 में दिव्यांगजनों को मिलेगी 25% किराया छूट, रविवार से होगा नियम लागू। दिव्यांग बच्चों की पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाएगा आयकर विभाग। भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट